हेलो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 के जितने भी आंसर किए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि थावर चंद गहलोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले बोला है कि थावर चंद जो है वह कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और दूसरा बोला है कि वह कर्नाटक के 19वें राज्यपाल हैं। तो दोनों क्वेश्चन में सही है, तो इसलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है ए और दो दोनों होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा सकती है उतने ही समय में वह धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जा सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर है तो इस दर में नाव की चाल, तो यहाँ पर हम लोग नाव की चाल जो है हम लोग नाव की चाल x मान लेते हैं। तो ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर नहीं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पर कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितना दिया है 36, या धारा के दिशा में बोला है, धारा के दिशा में बोला है 36 किलोमीटर जा रही है। तो धारा की दिशा में क्या होता है, तो धारा के दिशा में जो स्पीड जो है क्या होती है, ऐड होती है। इसलिए हमारा जो है नाव की चाल 1 है और धारा की चाल जो है 3 है। धारा की चाल यहाँ पर 3 है, इसलिए x + 3 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद बराबर में हमारा जो है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कितना जा रही है, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा रही है। ठीक, तो 24 हो जाएगा यहाँ से, अब बटा में हो जाएगा x - 3। ठीक है, और अब यहाँ से हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ से ही, और 12 3 ही 36 हो जाएगा। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 3, और x + x - 3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 और x + 3। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3x - 9 बराबर यहाँ से 2x + 6। तो x बराबर यहाँ से 3x में से 2x को घटा देंगे, और माइनस में 9 है उधर जगह प्लस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x बराबर 15 आ गया। जब x बराबर यहाँ से 15 आ गया तो हमारा x यानी नाव की चाल जो है कितना आ जाएगा हमारा 15। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समूह ए में सदस्य 78 हैं, समूह बी में सदस्य 22 हैं, समूह सी में सदस्य 34 है। तो इन सभी समूह के सभी सदस्य एक है रेस्तरां में गए हैं, और समूह ए बी सी प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि 136 है, 383 है और 457 है। तो प्रति सदस्य जो है यहाँ पर खर्च की गई है, तो समग्र औसत राशि ज्ञात करें। जब औसत राशि यहाँ से बोला है ज्ञात करने के लिए, तो हमको पता है कि औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो औसत निकालने के लिए सबको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से कितना हो जाएगा 78। समूह ए के 78 जो सदस्य हैं वो 78 सदस्य हैं, और खर्च कितना करते हैं 136। तो इसको हम 136 में मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस। अब उसके बाद है 22, समूह बी में 22 सदस्य हैं, तो बी यानी 22 हो गया, 22 गुने ये 383 खर्च कर रहे हैं, तो 383 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, प्लस। और समूह सी में जो है कितना सदस्य हैं, समूह सी में 34 सदस्य हैं, तो समूह सी का हो गया यहाँ पर 34 गुने यहाँ पर कितना हो गया समूह सी का 457। ठीक, अब ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जा सभी को ऐड कर देंगे, तो 57 78 + 22 प्लस 34 इसको ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ से हम लोग यूनिट डिजिट से पता करेंगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ से 6 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 48 यूनिट डिजिट 8 आएगा। ठीक, फिर हम देखेंगे कि 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 4 में 7 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम तीनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 8 है 6 14 14 8 14 8 कितना हो जाएगा 22, 22 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 2। ठीक, और इसको तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा 134 आएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट है कितना हो जाएगा हमारा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4, तो हमारा हो जाएगा नीचे 4। अब 4 का टेबल हम कितना मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए, तो 4 × 8 = 32 होता है। ठीक,
तो 8, अब 8 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, जैसे 8 का यूनिट डिजिट हो जाएगा ऑप्शन ए 258 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तब जाकर हम लोग का एग्जाम क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपरमाणुक यानी सब एटॉमिक कणों की खोज से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा गलत सिद्ध हुई है। तो इसका हो जाएगा द्रव। द्रव अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। द्रव जो है अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1990 तक जीडीपी में किस क्षेत्र के शेयर में अत्यधिक वृद्धि हुई जो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग। ठीक है, तो ये सभी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आंसर की के सॉल्यूशन है। इसको करके जाइएगा तो अंडर ग्रेजुएट वाला में बेटर स्कोर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस 6 नंबर क्वेश्चन है कि उस चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जो है एक त्रिभुज APQR के क्षेत्रफल का दुगना है। त्रिभुज PQR की भुजा का अनुपात 4:5:6 है और भुजा का परिमाप जो है 90 सेंटीमीटर है। तो √7 का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ठीक। अब इस त्रिभुज में हम लोग यहाँ पर PQR ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि त्रिभुज बोला है कि PQR भुजा का अनुपात जो है 4x है, 4x है, 5x है और 6x है। ठीक, अब यहाँ से परिमाप जो है कितना दिया हुआ है, तो 90 दिया हुआ है। तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 4x प्लस 6x प्लस 5x 6 4 10 90 दिया हुआ है। तो 15x बराबर हो जाएगा यहाँ से 90। तो यहाँ से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 छक्के 90। x बराबर यहाँ से कितना क्या 6। तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू रखेंगे 5 × 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30। यहाँ से 6 × 6 रखेंगे तो हो जाएगा 36। 4 × 6 करेंगे तो हो जाएगा 24। s बराबर निकालेंगे यहाँ से 24 प्लस 36 प्लस 30 तो हो जाएगा कितना आपका 6 4 10 के 0 हम लगा लेंगे 3 3 6 1 90। ठीक, और 90 को हम लोग 2 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो यहाँ से s बराबर हमारा कितना निकल गया 45। तो हम लोग अब s का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से s और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से s का वैल्यू हो गया 45। 45 में से a यानी 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 45 में से सबसे पहले हम कितना घटाएंगे 36 तो 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 45 में से कितना घटाएंगे 30 तो हो जाएगा 15 और हो जाएगा 21। ठीक, तो यहाँ से हमारा कितना निकल गया 9, क्योंकि 45 है 9 है 5 हो जाएगा। यहाँ से 3 और गुने और रूट में 7 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 45 थी 135 135 √7 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 2.6। तो इसको 2.6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका दुगना हो जाएगा ना पहले, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज बोला है, यहाँ पर चतुर्भुज बोला है। ठीक है, तो त्रिभुज को 2 से गुना करेंगे तो चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक, तो इसको 2 से गुना करके √7 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ठीक, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 270 और 270 में 2.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट से ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 और 27 में 26 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 702 के साथ छः कितना होता है 42। तो यूनिट 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 702। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस 2 पड़ोसी देशों की संयुक्त स्थल सीमा चीन की स्थल सीमा से लंबी है। चीन की स्थल सीमा से लंबी है, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि 14 में से 6 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। 14 में से 6 को घटाइएगा तो हो जाएगा 8। ठीक, और 8 में से क्या करें कि हम 3 आ जाए तो 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। सेम पैटर्न हम क्या करेंगे 27 में से 14 घटा देंगे तो 27 में से 14 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 13।
ठीक है। 27 में से 14 घटाएंगे तो 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा 8। तो सेम क्वेश्चन अब इस पर फॉलो करेगा। तो 36 में से 19 घटा के 5 घटा देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में दिया कि PQRSTU भी परीक्षा सोमवार से शुरू करते हैं होकर रविवार तक को समाप्त होता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता भी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोमवार, ठीक, यहाँ से हम लिखेंगे सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक। यहाँ से हम लोग का सोमवार से रविवार तक हो गया। तो हम लोग कैसे पहले क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि भी अलग अलग दिन होती हैं और भी और टी के बीच केवल 5 व्यक्ति ही की परीक्षा होती है। तो भी और टी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भी और टी के बीच सबसे किनारे किनारे इसको पुट करेंगे। यहाँ पर भी पुट करेंगे, यहाँ पर टी पुट करेंगे। तो भी और टी के बीच में 5 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। भी और टी के बीच में 5 व्यक्ति हो गए। अब क्वेश्चन बोला है अगला कि आर जो है, आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। तो आर और टी के बीच में भी 2 व्यक्ति हम लोग रख सकते हैं, यानी आर को हम लोग कहाँ रखेंगे, आर को हम लोग गुरुवार के पास रख देते हैं। तो यहाँ से 2 व्यक्ति हो जाएगा, यहाँ से 2 व्यक्ति, ठीक। अब आगे बोला है कि क्यू की परीक्षा आर के ठीक बाद होती है। क्यू की परीक्षा आर के ठीक बाद, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको क्यू होना चाहिए, क्योंकि क्यू की परीक्षा आर के एक दिन बाद हो गया। एस की परीक्षा, ठीक है, यहाँ भी एक और हम लोग भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग टी लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो टी और बी का कोई फिक्स सीट नहीं है, ठीक है। और आर यहाँ भी ले लेते हैं, और आर के बाद क्यू हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे बोला है कि क्यू की परीक्षा आर के ठीक बाद होती है, एस की परीक्षा पी से ठीक पहले होती है। अब एस की परीक्षा पी से ठीक पहले, यहाँ पे पी और एस यहाँ भी लिख देंगे, ये पहले परीक्षा हो जाएगा। यहाँ पे पी और यहाँ पे एस लग रहता है, ठीक। और फिर बोला है कि लेकिन टी के बाद होती है, लेकिन टी के बाद होती है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया और सेकंड वाला हमारा सही हो गया, क्योंकि टी के बाद यहाँ बोला है, यहाँ पर तो भी है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, लास्ट में यू बचा तो यू लिख देंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी और यू के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होगी। तो पी और यू के बीच जो है, पी और यू के बीच केवल आर और की है, 2 व्यक्ति हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिक उन्नति चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर पर अभिलक्षित होती है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर पर अभिलक्षित जो होती है माइक्रो प्रोसेसर होती हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के होती हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम किया जाए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ बोला है 11 नंबर क्वेश्चन में कि त्रिभुज पी क्यू आर में QOR, त्रिभुज पी क्यू आर में QOR जो है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ O त्रिभुज पी क्यू आर के अंतर केंद्र है और QPR की माप कितना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग यही देखते हैं कि त्रिभुज दिया है कि यहाँ पर P, Q और R एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में QOR कितना दिया है, QOR जो है 130 दिया हुआ है, यहाँ से 130 लिख दिया हम, ठीक। अब यहाँ पर एंगल QOR बराबर क्या होता है। तो एक QOR यहाँ से एक फॉर्मेट है कि 90 प्लस एंगल P/2 होता है। और एंगल QOR यहाँ से कितना दिया है, एंगल QOR क्वेश्चन में कितना दिया है 130 बराबर 90 प्लस एंगल P/2, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 130 में से 90 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 बराबर P एंगल P/2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एंगल P कितना आएगा यहाँ से, तो एंगल P बराबर कितना हो जाएगा 40 × 2 तो 80 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टार फिश जैसे इकाइनोडर्मस
जो जल वाहिकियों प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? जैसा हो जाएगा आंसर गमन और भोजन। स्टारफिश जैसी इकाइनोडर्मस में जल वाहिनी प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो गमन और भोजन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं कि उत्तर अयनांत तब होता है जब सूर्य निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर प्रत्यय रूप से सिरोपरि होता है? सिरोपरि, तो सिरोपरि क्या होता है? ठीक है, तो सिरोपरि का मतलब होता है कि कर्क रेखा, इसका आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन बोला है कि जब सूर्य जो है निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर प्रत्यक्ष रूप से सिरोपरि होता है, सिर के ऊपर होता है, तो हो जाएगा कर्क रेखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि बैंकिंग कानून आधिकारिक 2025 के अनुसार बैंक में सबस्टेंशियल इंटरेस्ट जो है की सीमा को 5 लाख से संशोधित करके निम्नलिखित में से कितनी राशि किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि 15वां नंबर क्वेश्चन है, गिरीश ने एक परीक्षा में इतना अंक प्राप्त किया, 572 अंक प्राप्त किया, जो कि एक पूर्णांक के 28% से 32 अंक थे, कम थे। 32 अंक क्या थे? कम थे। तो उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए, तो उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग पूर्णांक मान लेते हैं। तो पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा? तो माना पूर्णांक जो है, माना पूर्णांक 100 हो जाएगा। ठीक, माना पूर्णांक 100 हो जाएगा। यहाँ बोला है कि 28 से 30 अंक कम, तो 28% से 30 अंक कम कितना होता है? 572 दिया है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 28% बराबर 572 और प्लस हो जाएगा 30। तो 28% का यहाँ से वैल्यू कितना आया? 28% का वैल्यू यहाँ से 602 आ गया। तो यहाँ से हमको 100% का वैल्यू निकलना है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 602 बटा में 28 गुने 100, क्योंकि पूर्णांक तो हम कितना माने थे? 100 माने थे, इसलिए यहाँ से 100% का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से कटाते हैं, देखते हैं। 14 दूनी 28 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा। 14 से कटेगा कितने बार में? तो 86 बार में। ठीक, 4 छक्का 24। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? नहीं, 86 बार में नहीं कटेगा। 7 से 2 7 14 और 7 से कटेगा 86 बार में। तो हमारा यहाँ से ये हो जाएगा 25। ठीक, तो 86 गुना हम 25 करते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा टोटल कितना अंक आया? 2150। टोटल अंक आया 2150, और उसके मित्र को कितना मिला था? 473। तो 473 बटा में 2150 गुने 100 करेंगे हम लोग। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 5 से कटाएंगे यहाँ से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, 5 3 15, 43 से कटेंगे तो 43 से कम 43 जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 22% हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि किसी संख्या के 20% का मान 620 के 20% से इतना अधिक है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर संख्या जो है x का 20% से 620 के 20% से 210 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि कैंसिल आउट कर लेते हैं। सबसे पहले परसेंटेज के नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ से परसेंटेज के नीचे 100 हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 कटाते हैं, हाई 0 से हाई 0, हाई 0 से हाई 0। ठीक है, क्योंकि 10 नहीं कटाएंगे, क्योंकि 10 कटाएंगे तो फिर हमारा कैलकुलेशन का मतलब कैलकुलेट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर 10, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1240 बटा में 10 बराबर हो जाएगा 210। 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस से प्लस में चल जाएगा उधर, तो 2x बराबर 2x माइनस 1240 बराबर 2100, और माइनस उधर प्लस में जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 3340। ठीक, फिर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 1670।
ठीक, तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा एक्स का वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में लगे निम्नलिखित में से कौन सा कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी कंपनी के लिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देता है कि दो संख्याओं का योग 56 है। ठीक, और उनके योग का क्या है, 1/7 है। यहीं पर क्वेश्चन समझना है कि मान लीजिए कि दो संख्या है, उनका उसको x और y मान लेते हैं और दोनों का जो योग है 56 है। ठीक, ले लिए, और उनका अंतर यानी x माइनस वाई, उनका अंतर उनके योग से, तो योग तो हमारे 56 है, योग का कितना है 1/7 है। तो यहाँ से 7 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 7 × 56 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई जो है कितना आ गया 8 है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई मेरा कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो x कटेगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 2x बराबर आपका 64 आ गया जो जोड़ेंगे। तो फिर यहाँ से हम लोग 2 से 64 कटाएंगे तो x का वैल्यू कितना गया 32। फिर x माइनस वाई और x प्लस वाई, x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 32। तो यहाँ से माइनस में प्लस में जाएगा तो y उधर कितना हो जाएगा माइनस में 24। तो कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से माइनस y बराबर कितना गया 24। तो एक y बराबर 24 आ गया और x बराबर 32 आ गया। ठीक, तो उसके बाद क्या कह रहा है कि उनका लघुत्तम यानी एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम जो है यहाँ से कितना 24 और 32 का कितना हो जाएगा, 24 और 32 का जो एलसीएम होगा 96 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इसको पहले बनाने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि P किसी वस्तु को Q से 50% लाभ पर बेचता है और Q उसी वस्तु को R को 60% की हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए 32 और 34 रुपये का भुगतान किया तो P द्वारा वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा गया था। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर इस टाइप का क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले बोला है कि 50%, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। ठीक, अब यहाँ से लाभ बोला है तो 2 में 1 जुट जाएगा यानी 3/2। ठीक, फिर यही बोला है कि 60% हानि बोला है, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 हो जाएगा। ठीक, 2/3 नहीं, 60% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा आपका 3/5। और लॉस बोला है तो 5 में 3 घट जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। ठीक, इतना तक कर लिए। अब मान लीजिए वस्तु P द्वारा वस्तु के जो विक्रय मूल्य पर खरीदा गया है उस मूल्य को क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। और x का सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ से 3/2 बोला है तो 3/2 ले लेते हैं। फिर 2/3 बोला है तो फिर 2/5 लेते हैं। उसके बाद कितना भुगतान करता है 3264, तो 3200 यहाँ से 34 हो गया, 34 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3234 2 × 5 और नीचे से हो जाएगा 3 × 2। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटेगा यहाँ से 3 तो 178 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 7 21। ठीक है, 3 एकम 3, फिर उधर गया, फिर 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 8 24। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 5390 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में 17 इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज फेयर में तुर्की द्वारा प्रदर्शित किए गए शक्तिशाली और गैर परमाणु बम का नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा गाजाप। ठीक है, गाजाप इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सॉरी।